नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एटिक पे। मैं हूं तुषार पाठक। आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो दोस्तों, अभी तक हमने ब्रिटिशर्स की एनेक्सेशन ओवर इंडिया को पढ़ते पढ़ते उनकी पॉलिसीज ऑफ रिंग फेंस को देख लिया था। इसके अलावा ब्रिटिश फ्रंटियर पॉलिसी को देख लिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट फेज में हमने बेसिकली ये देखना है कि किस टाइम के दौरान ब्रिटिश सरकार की क्या पॉलिसीज थी और इंडिया में उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाला गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था। ठीक है। हमें ये भी जानना है कि पहले तो ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो फिर पॉलिटिकल एनेक्सेशन शुरू कर देती है। फिर रूल करना एक ईस्ट इंडिया कंपनी खुद शुरू कर देती है, काफ़ी सारी टेरिटरीज इंडिया की वो हथियार लेती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से फिर ब्रिटिश सरकार कैसे रूल करती है इंडिया के ऊपर। ठीक है। तो ये शिफ्ट जो है कंपनी से ब्रिटिश सरकार का, ये कैसे होता है, इसको भी हम देखेंगे आज। ठीक है। बाकी ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा गवर्नर जनरल किस टाइम पे थे, कौन सा वॉइसरॉय किस टाइम पे था, उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, लाइक इकोनॉमिक पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। देखो, हमें अब ये पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है तो वो मोनोपोली के ट्रेड राइट्स को एंजॉय करती है। अब इसका एक कारण तो था कि ब्रिटिश क्राउन के खुद के शेयर्स थे कंपनी में। ठीक है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश सरकार को हर साल 4 लाख ब्रिटिश पाउंड देती थी। ठीक है। तो ये हम अभी बात जो करेंगे ये है पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की हिस्ट्री की। ठीक है। हमें अब कंपनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जो कंपनी को लीड करने वाले होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उनके नीचे होते थे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। ठीक है। ये बिल्कुल शेयर होल्डर्स की तरह होते थे प्रोपराइटर्स। बाकी मेन लीडिंग जो अथॉरिटी होती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की होती थी। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी की पॉलिसीज को रेगुलेट करते थे। ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो है ना, ये एक्ट क्या था और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसको जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसे इसके नाम नाम जो है इसका सिग्निफाई करता है कि रेगुलेट करना कंपनी को। ठीक है। तो ये एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कामों को और स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। अब फिर ये भी जानना ज़रूरी है कि ये एक्ट क्यों लाना पड़ा। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा कारण था वो था लार्ज स्केल करप्शन इन द कंपनी। ठीक है। पहले तो देखो, बैटल ऑफ बक्सर का जब तक टाइम था उस टाइम तक तो कंपनी अच्छा खासा कमा रही थी पैसा और इंग्लैंड भेज रही थी। लेकिन फिर अचानक जो है पैसा अब इंग्लैंड को भेजना बंद हो जाता है। तो ये करप्शन वैसे स्टार्ट क्यों हुई, इसका जो बेसिकली मेन रीज़न था वो था कि जो कंपनी थी वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा कम सैलरी देती थी। लेकिन उसने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कह रखा था कि आप जो हैं हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइवेट ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब एम्प्लॉयज़ चाहें तो कंपनी के प्रोडक्ट को वेयर हाउस से निकलवा कर प्राइवेटली किसी को भी सस्ते दामों पे बेच सकते थे। एज ए रिजल्ट क्या होता है, एम्प्लॉयज़ इस प्राइवेट ट्रेडिंग का करेंगे मिसयूज़ और खुद तो मालामाल होते रहेंगे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसको लॉस पहुंचाएंगे। ठीक है। अब 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत एकदम ख़राब होनी शुरू हो गई थी। ठीक है। जिस कारण ब्रिटिश सरकार को पैसा आना बंद तो हो गया, लेकिन उसने उस टाइम पे ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, शायद अभी लॉस चल रहा है तो धीरे धीरे ये जो है रिकवर कर जाएगी कंपनी। लेकिन बजाय कि कंपनी की जो हालत है, फाइनेंशियल हालत है, उसमें सुधार होने की बजाय उसकी हालत और बिगड़ती गई। ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार को झटका तब लगता है जब 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख पाउंड का इंग्लैंड सरकार से लोन मांग लिया, जिससे ब्रिटिश सरकार के कान खड़े हो गए, वो बुखला गई, एकदम से बवाल मच जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये हो क्या गया। तो तब जो है उस पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ एक्शन लेना होगा और कंपनी के जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको रेगुलेट करना होगा। तो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करने की सोची गई रेगुलेटिंग बिल। ठीक है जी। लॉर्ड नॉर्थ होते थे उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को लीड करने वाले, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका रेगुलेटिंग बिल। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या सिर्फ ये एक ही कारण होगा कि जिसके कारण पार्लियामेंट ने ऐसा डिसीजन लेने की सोची। तो इसके बैकड्रॉप में ना बहुत सी बातें इन्वॉल्व थी।
एक तो थी कि जो वोटर्स की क्वालिफिकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड थी पहले के मुकाबले में, ठीक है। पहले के उस टाइम पे जो ये रेगुलेटिंग एक्ट का टाइम था 1773 के अराउंड, तो इस टाइम पे क्या था, नोबल्स और अरिस्टोक्रेट्स और जो हाईली एजुकेटेड पीपल थे इंग्लैंड में, तो वो वोट करते थे। अब नेचुरली अगर वो वोटिंग करेंगे तो उन्हीं के जो आगे आइडियोलॉजीज है वो पार्लियामेंट तक जाएगी। तो उनमें एक तरह की अवेयरनेस थी कि ये कंपनी जो है ये क्या कर रही है और मोनोपोली राइट्स को कर रही है एंजॉय। और एक कारण ये भी था कि पब्लिक जो ओपिनियन थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के काफ़ी अगेंस्ट थी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई गई जिनको ये डिसाइड करना था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जाए। फिर लॉर्ड नॉर्थ ने उस टाइम पे रेगुलेटिंग बिल इंट्रोड्यूस किया जो बाद में रेगुलेटिंग एक्ट बनेगा। और इस एक्ट में ये कहा गया कि जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि जितने भी कंपनी से आने वाले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको दो ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। और वो दो कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या है, स्क्रूटनाइज करेंगे। और वो कौन से मिनिस्टर थे, एक तो थे मिनिस्टर जो थे वो थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ठीक है। और दूसरे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक। तो पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सुप्रीम अथॉरिटी थी। फिर क्या होता है कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अब दो कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ने और क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करे। तो पहला जो चेंज हुआ था वो था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1773 से पहले आपको पता है कि तीन प्रेसिडेंसीज थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। एक थी मद्रास, दूसरी कलकत्ता और तीसरी बॉम्बे, ठीक है जी। अब इनको जो था रेगुलेट और रूल कौन करता था, इनको इनका एक रिस्पेक्टिव गवर्नर रूल करता था। और ये तीनों प्रेसिडेंसीज के जो तीन गवर्नर थे इनके पास इक्विवेलेंट पावर होती थी और इक्विवेलेंट अथॉरिटी होती थी, ठीक है। तो अब इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर था उसको तो एक तो बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसकी अपॉइंटमेंट पहले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा करी जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो फंक्शन करने के लिए चार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया जिसके पास पावर थोड़ी सी बाकी दो गवर्नर से बढ़ा दी जाती है। फिर इसको भी कंट्रोल करने के लिए साथ में चार काउंसिल मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अब जब कोई भी डिसीजन लेना होगा तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द्वारा, तो उसमें भी काउंसिल मेंबर्स की वोटिंग होगी और डिसीजन जो है वो मेजोरिटी पर बेस्ड होगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुपरवाइजरी पावर्स दे दी जाती है, ठीक है, ओवर द बॉम्बे एंड मद्रास काउंसिल, जिसके बारे में मैंने आपको एंग्लो मराठा वॉर्स पढ़ाते टाइम भी समझाया था कि कैसे ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी, उसमें क्या कन्फ्लिक्ट रहा, फिर कैसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर और ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, ठीक है जी। अब अगला पॉइंट ये है कि इस एक्ट के थ्रू ना बंगाल में चलने वाली दीवानी कोर्ट्स को कर दिया जाता है एबॉलिश और उसकी जगह पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और क्या हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के कारण, इस एक्ट के थ्रू कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनका जो प्राइवेट ट्रेड की उनको अथॉरिटी दी हुई थी कि आप प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, इसको भी बैन कर दिया गया। अब वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो ये था सारा आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब क्वेश्चन ये है आपके सामने कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर एट फोर्ट विलियम्स, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। एंड अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हास्टिंग्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।